हेलो एवरीवन। क्या एक ऐसा टाइम आएगा कि लोग खेती करना छोड़ देंगे या वो लोग जो खेती कर रहे होंगे उनको टैग लग जाएगा गरीब होने का? इट सीम्स लाइक इट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज व्हेन वी सी द डेटा we get to see this trend that people are leaving farming or people who are daily laborers they don't want to work in a farming field. बिहार के केस में हमें ये पता चलता है कि बिहार में जितना भी वर्कफोर्स है उसमें 74% वर्कफोर्स ऐसी है जो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर या उनसे अलाइड सर्विसेज में इंडल्ज है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अकॉर्डिंग साल 2004 और 5 में 5,572 हेक्टेयर्स पे फार्मिंग हुआ करती थी बिहार में, जो कि 2020 और 21 तक पहुंचते पहुंचते 527,000 हेक्टेयर्स का डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। ये 2020 एंड 21 में ऑलमोस्ट 45,000 हेक्टेयर्स पे खेती हुई है बिहार में। एज पर द डेटा ऑफ इंडियन लेबर जर्नल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट। मेघालय में जो मजदूरी 2014-15 में 174.7 रुपए था, वो 2021 और 22 में 326 रुपए तक पहुंच गया। वहीं तमिलनाडु में 334 से 445, केरला में 575 से 726, पर बिहार में ये 198 से सिर्फ 290 रुपए तक पहुंच पाया। टॉकिंग अबाउट द लोवेस्ट इनकम ऑफ एनी स्टेट, it is झारखंड, which is having 4,895 rupees a month per household। जब मैं हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ तो एक हाउस होल्ड में 4 मेंबर्स हो सकते हैं, 5 मेंबर्स हो सकते हैं, 6 मेंबर्स भी हो सकते हैं। फॉलोड बाय उड़ीसा, जहाँ एक हाउस होल्ड 5,112 रुपीज कमा रहा है। वहीं पे वेस्ट बंगाल की बात कर ली जाए तो वेस्ट बंगाल में 6,762 रुपीज पर हाउस होल्ड एक एग्रीकल्चर लेबरर कमा रहा है। फोर्थ लोवेस्ट रैंकिंग में बिहार आता है, जहाँ पे पर हाउस होल्ड इनकम जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है वो है 7,542 रुपीज। इंडिया में एवरेज इनकम फार्मर्स हाउस होल्ड का 10,218 रुपीज है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बिहार स्टैंड्स एट 7,542 रुपीज, which means it ranks 4th lowest state in India। बिहार में 88.7% ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर से बिहार के लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, एग्रीकल्चर लोगों की गरीबी हटाने में मदद करते हैं और उनकी मदद करते हैं उनकी डेली लाइवलीहुड को बढ़ाने में। बट क्या आपको पता है सन 2000 में झारखंड बिहार से बाइफरकेट हो जाता है, मतलब झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। और हमें यह पता है कि जब इतना बड़ा वर्कफोर्स किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर पे डिपेंड करता है तो ऐसे में उनके लिए इनकम जनरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। बट ये केस बिहार में फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे जब कंपेयर किया जाता है एग्रीकल्चरल आउटपुट की और एग्रीकल्चरल इनकम की, तो यहाँ पे साल दर साल लोगों की इनकम कम होती हुई दिख रही है। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये जो एरिया जिन पे अभी खेती नहीं हो रही है, जो कि इतना बड़ा एरिया है जितने एरिया आर्मेनिया और बोट्सवाना जैसी कंट्री के पास भी टोटल एरिया नहीं है। As I already told you that average household income of a farmer's family in Bihar is 7,542 rupees, जिसका मतलब ये है कि एक दिन में वो सिर्फ 251.4 रुपए कमाते हैं। Now we will try to understand Bihar's agricultural economy and we will also try to understand APMC means Agricultural Produce Marketing Committee and its impacts। जब सन 2005 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उस टाइम पे SGDP मतलब स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था बिहार का वो सिर्फ 2.9% था, मतलब 2.9%। और उस टाइम पे बिहार की जो स्टेट ग्रोथ रेट थी वो भी 34% थी, जो कि था 2001 से 2005 के बीच में। जैसे ही नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनते हैं 2006 में नीतीश कुमार APMC को अबॉलिश कर देते हैं, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी मींस मंडीज को अबॉलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ताकि बिहार में जितने भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स उगते हैं उसको और भी डिफरेंट चैनल से, उसको अलग अलग मीडियम से बेचा जा सके और उसकी प्राइसिंग अच्छे से लगाई जा सके। इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के पीछे 4 मेन रीजंस थे, जिसमें पहला रीजन था कि प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में हो सके। इसका दूसरा फीचर ये था कि एग्री बिजनेस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके। तीसरा फीचर ये था कि इंटरस्टेट ट्रेड बैरियर्स को खत्म किया जाए। और इसका चौथा फीचर था इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाए। APMC को खत्म किए हुए 17 साल बीत गए, लेकिन आज भी बिहार के किसानों की हालत वैसी ही है, या एग्रीकल्चर से जो भी लेबर रिलेट करते हैं उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। शुरू के सालों में काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा बिहार के किसानों के लिए, या उनसे रिलेटेड जो भी वर्कर्स उसमें काम कर रहे थे उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल था। लेकिन 17 साल बीत जाने के बाद भी बिहार में किसी भी मेजर प्लेयर ने, मतलब बड़े प्लेयर ने इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहाँ तक कि किसान और भी ज़्यादा बिखर गए। बिहार में एग्रीकल्चरल फार्मर्स में 97% फार्मर्स ऐसे हैं जो कि छोटे हैं या फिर मार्जिनल हैं, मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे भी कम ज़मीन है, जो 2 टाइप्स की फार्मिंग करते हैं। पहला है वो फार्मिंग जिसको वो करके कमर्शलाइज करते हैं, मतलब बेचते हैं। दूसरा वो फार्मिंग है जिसको वो कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन पर्पस के लिए। 2006 में APMC को खत्म किया जाता है, बट APMC को खत्म करने से पहले
एक गारंटी मिलती थी किसानों को, वो था एमएसपी की गारंटी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इन मार्केटिंग कमिटीज को व्यापार मंडल कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान गेहूं को लेकर के व्यापार मंडल में जाते हैं और उस टाइम पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है 1 क्विंटल गेहूं का, वो 1800 रुपए होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यापार मंडल उसे 1800 रुपए से नीचे नहीं खरीद सकता है। So this used to give farmers an advantage and could easily get their value of produce। मतलब जो भी वो उगाते थे उसकी प्रॉपर वैल्यू उनको मिलती थी। पर जैसे ही एपीएमसी को अबॉलिश किया जाता है, इससे फार्मर्स को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसमें दो प्रॉब्लम्स को बेसिकली ये फेस करते हैं। जिसमें पहली प्रॉब्लम होती है स्टोरेज की, और जो दूसरी प्रॉब्लम होती है इसमें वो होती है लेस प्राइस की। फार्मर्स के पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं बचती है और वो डिस्ट्रेस सेल करने लग जाते हैं। ऐसे में क्या होगा कि अगर वो सेलिंग नहीं करेंगे तो उनका जो भी प्रोड्यूस किया हुआ सामान होगा वो सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि फार्मिंग जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है बिहार के किसानों के लिए और उनके लाइवलीहुड के लिए, जिनसे वो अपने बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं, उन्हीं से वो दवाइयाँ खरीदते हैं, या टाइम पे जब अपने बच्चों की शादी कराना हो तो वहीं से पैसा बचा करके वो अपने बच्चों को भी शादी कराते हैं। ऐसे में जब किसानों के पास कोई चॉइस नहीं होती है, ऐसे में मिडिल मैन इस पिक्चर में एंट्री करते हैं, जिनको कि पेटी ट्रेडर्स के नाम से जानते हैं, जो लोकल विलेजेस में होते हैं। अब वो करते ये हैं कि चूंकि अब एमएसपी नहीं है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है नहीं, जिसकी वजह से कि एक फिक्स प्राइस गारंटी नहीं किया हुआ है, तो ऐसे में वो बहुत ही लोवेस्ट प्राइस पे फार्मर्स से अनाज खरीदते हैं और बीच में मार्जिनल कमीशन रख करके वो बड़े ट्रेडर से जाके उसको बेच देते हैं और इवेंचुअली बड़े ट्रेडर्स उन अनाजों को एक गोडाउन में स्टोर कर लेते हैं और ऐसे टाइम पे उसको निकालते हैं जिस टाइम पे इसकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, बिहार गवर्नमेंट पैक्स को इंट्रोड्यूस करती है, मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। पूरे बिहार में 8800 पंचायत हैं, जिनका मेन काम होता है कि फार्मर्स जो हैं उनको बहुत ही लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करें और जब वो अनाज उगा लेते हैं खेत में, उस अनाज को एमएसपी के जैसे ही रेट पे अपने पास प्रोक्योर करें, मतलब खरीद करके अपने पास स्टोर करें, फिर गवर्नमेंट चाहे उसको बाद में अपने लिए खरीद ले। बट जो ये पैक्स होती हैं, मतलब ये जो सोसाइटीज होती हैं, ये वीट को अपने पास में स्टोर नहीं करती हैं जब ये हार्वेस्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार में 97% ऐसे फार्मर्स हैं जो या तो छोटे फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास की अपना प्रोड्यूस करा हुआ सामान स्टोर करने का भी जगह नहीं होता है। ऐसे में वो क्या करते हैं, डिस्ट्रेस सेल करते हैं। अगर फार्मर्स यहाँ पे चाहते भी हैं कि पैक्स को वो सामान को बेचें, तो पैक्स वहाँ पे एमएसपी से भी नीचे उन अनाज को खरीदना चाहती है और पैक्स सोसाइटीज ये कहती हैं जब हम इनको बेच लेंगे तब उसके बाद आपको ये पेमेंट की जाएगी। तो ऐसे में फार्मर्स उनको हिचकिचाते हैं बेचने के लिए और वो जाके या तो मार्केट में बेच देते हैं या मिडिल मैन में बेच देते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लो अमीन एक फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है और अमीन इस पे मक्के की खेती करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब अमीन ने मक्के की खेती की तो उसको टोटल 10 क्विंटल मक्का हुआ। तो ऐसे में अमीन के पास 3 ऑप्शन हैं इसको बेचने के लिए। पहला है मार्केट, जहाँ पे ये जाकर के किसी भी बड़े ट्रेडर्स को बेच देंगे। दूसरा है इनके पास पैक्स, जो क्रेडिट सोसाइटीज को ये जाकर के बेचेंगे। तीसरा ये कर सकते हैं कि अमीन आराम से अपने घर में बैठे रहेंगे और जो उस एरिया के मिडिल मैन होंगे, मतलब जो पेटी ट्रेडर होंगे, उनको जाकर के ये बेच सकते हैं। एज पर द रूल अगर अमीन देखते हैं तो अमीन को ये पता चलता है कि उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे पैक्स के पास बेचना, क्योंकि पैक्स गारंटी लेती है एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। तो अगर अमीन अपना प्रोडक्ट लेकर के पैक्स के पास जाते हैं और उनको बेचते हैं तो वहाँ पे उनको अपने सामान की एक अच्छी वैल्यू मिलेगी और अमीन के साथ कोई भेदभाव भी नहीं होगा। अब जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ अमीन के पास अपना 10 क्विंटल मक्का बेचने के लिए, वो है मार्केट। जब वो मार्केट में जाके इसको बेचना चाहते हैं तो मार्केट उनका प्राइस लगाते हैं। अब 1 क्विंटल का 1900 हो गया, 10 क्विंटल का यहाँ पे हो जाएगा 19,000 रुपये। पैक्स के एग्जाम्पल में अगर 1800 पर क्विंटल था तो यहाँ पे 100 रुपीज़ पर क्विंटल ज़्यादा मिल रहा है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये खड़ी होती है कि मार्केट वाले कहते हैं कि जो पेमेंट मैं आपको करूंगा वो 1 हफ्ते के बाद में करूंगा, लेकिन अमीन को रिक्वायरमेंट है पैसे की अभी 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद। ऐसे में उनके पास जो तीसरा ऑप्शन बचेगा वो होगा मिडिलमैन, मतलब पेटी ट्रेडर्स, जिनके पास वो अपना सामान बेचेंगे। पेटी ट्रेडर्स के पास यहाँ पे एक एडवांटेज ये होता है कि वो अमीन का प्रोड्यूस खरीदेंगे 1500 पर क्विंटल के रेट पे, वो उसको पेमेंट करेंगे 2 दिन के अंदर में। ऐसे में क्या होगा कि जो एमएसपी गारंटी पे पैक्स पे कर रही थी 18,000 रुपए और मार्केट पे कर रही थी 19,000 रुपीज 10 क्विंटल पे, यहीं पे मिडिलमैन 15,000 रुपीज 10 क्विंटल पे करेगी अमीन को। चूंकि अमीन एक मार्जिनल फार्मर है तो ऐसे में अपने प्रोडक्ट को वो मिडिलमैन को दे देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि अमीन के पास 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि उनको अपना सामान जल्दी बेचना है, चूंकि अमीन के पास अब स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे में उनको पैसे की भी रिक्वायरमेंट जल्दी थी, तो बहुत ही लो रेट पे वो अपना सामान मिडिलमैन को बेच देते हैं। इससे एक बात तो यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाती है कि पैक्स का जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मतलब स्टोर करने का जो सिस्टम है, वो एक कंप्लीट फेलियर है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो पैक्स को मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए फार्मर्स को विलेज लेवल पे, वो ये नहीं कर पा रही है। तीसरी प्रॉब्लम ये पता चल रही है कि जब पैक्स इमीडिएटली फार्मर्स को पे नहीं कर पा रहे हैं तो इनके पूरे प्रोसेस में ही
इनएफिशिएंसी है। जब से एपीएमसी मंडीज को अबॉलिश किया गया है, ये सीधा सीधा फार्मर्स को इम्पैक्ट किया है बिहार के। एपीएमसी के अबॉलिशन का सीधा सीधा इफेक्ट इस तरह से देखा जा सकता है कि साल 2004 और 5 के एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन हुआ करता था उसमें 14.3% का डाउनफॉल दिखा है, मतलब 14.3% का डाउनफॉल दिखा है 2018 और 19 में। जब हम बिहार के एग्रीकल्चरल रेवेन्यू मॉडल को देखते हैं तो वो एक्चुअली में बहुत ही डाउन गया है बिहार में। लेकिन सरप्राइजिंग बात यहाँ पे ये है कि क्रॉप की जो यील्ड्स है, मतलब अनाज के उगने में बढ़ोतरी हुई है। राइस का जो प्रोडक्शन 2004 और 5 में 0.79 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर हुआ करता था, वही चीज 2018-19 में पहुंच जाता है 1.95 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। और उसी तरह वीट का प्रोडक्शन 2004 और 5 में 1.61 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर हुआ करता था, और वही चीज पहुंच जाता है 2018 और 19 में 3 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। एपीएमसी मंडीज हटने के बाद प्राइवेट प्लेयर्स का या प्राइवेट कमिटीज का फार्मिंग सेक्टर में घुसना एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क वाला फैक्टर यहाँ पे 2 है, जिसमें सबसे पहला है ओपन मार्केट, जो अपने हिसाब से मार्केट के प्राइसेस को सेट करती है, और जो दूसरा है वो है मिडलमैन। वो कई बार अपने ग्रॉस मार्जिन को 30-40% तक लेकर के जाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है जो प्राइवेट मार्केट प्लेयर्स हैं या फिर जो मिडलमैन है उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि एक फार्मर की इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। सो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो ऑन बिहार फार्मर्स इकोनॉमी, और मैं ये होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो भी फार्मिंग या फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड किसी भी सर्विस से कनेक्शन रखते हो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।